जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आजकल चर्चा शुरू हो चुकी है ग्रहण योग को लेकर के। राहु और चंद्रमा की युति को ग्रहण योग कहा जाता है। लेकिन कल जैसे मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी कि ग्रहण योग सदा बुरा हो या ग्रहण योग सदा अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं हो सकता है। ग्रहण योग में राहु और चंद्रमा दोनों की दशांतर आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो सकता है राहु और चंद्रमा दोनों की प्लेसमेंट अगर गड़बड़ हो तो दोनों की ही आपको दशांतरा में बुरे रिजल्ट्स मिलें। इस श्रृंखला को प्रिय दर्शकों मैं कंटिन्यू करता हुआ आज बात करता हूँ वृष लगन की कुंडली यानी टॉरस लगन की कुंडली। प्रिय दर्शकों, टॉरस लगन की कुंडली में राहु देवता लग्नेश, जो इस लगन कुंडली के लग्नेश हैं वो शुक्राचार्य हैं, दानव गुरु हैं। राहु देवता लग्नेश शुक्राचार्य के अति मित्र माने जाते हैं या उनके शिष्य माने जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य दानव गुरु हैं और राहु शनि केतु उनके शिष्य माने जाते हैं। और चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, तीसरा भाव पराक्रम का, तीसरा भाव मेहनत का, तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब आप समझने की इस श्रृंखला में इस बात को लड़ बांध लीजिए। मान लीजिए राहु चंद्रमा दोनों का ही योग अगर लगन में पड़ा होगा तो कहा ये ग्रहण योग ही जाएगा, लेकिन इसमें आपको चंद्रमा देवता की शांति करनी होगी, क्योंकि चंद्रमा देवता तृतेश है, तीसरे भाव का मालिक है। और चंद्रमा देवता सदैव राहु देवता के अच्छे प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। बात दर्शकों थोड़ी सी उल्टी हो गई है यहाँ, क्योंकि रिसर्च है। रिसर्च में जब सत्य के तथ्य आपके सामने आते हैं तब आपका ज्ञान का चक्षु खुलता है। अगर लगन में ही राहु और चंद्रमा पड़े होंगे तो राहु उच्च का हो गया है, सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के हिसाब से अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगा। लेकिन साथ में जो चंद्रमा पड़ा होगा वो राहु देवता के अच्छे रिजल्ट में कमी करेगा। तो यहां ग्रहण योग में शांति किसकी करवानी होगी? यहां ग्रहण योग में शांति आपको सदैव चंद्रमा देवता की करवानी होगी। अगर चंद्रमा देवता की शांति कराएंगे तो राहु अपने अच्छे प्रभाव देने में बाध्य सिद्ध होगा। ये योग समझना आपके लिए अति आवश्यक है प्रिय दर्शकों कि योग किस लगन कुंडली में बना है, योग किस भाव में पड़ा है। जिस भाव में योग पड़ा है उस भाव में मारक ग्रह कौन सा आया है और कौन सा ग्रह उसमें कारक बना है। इसके बाद ये निर्णय कीजिएगा कि उससे अच्छे रिजल्ट्स कैसे निर्धारण किए जा सकते हैं या अच्छे रिजल्ट लेने में उस ग्रह को हम कौन सी रेमेडी अडॉप्ट करें जिससे वो अच्छे रिजल्ट देने में हमें बाध्य सिद्ध हो। अगर आप राहु चंद्रमा का हर जगह ग्रहण देख करके सिर्फ राहु की शांति के पीछे पड़ जाते हैं तो ये हमारी कुंडली विवेचन की सबसे बड़ी भूल है। कुंडली विवेचन का सही तरीका आपको सही ढंग से आना चाहिए। अब इस लगन कुंडली में चंद्रमा देवता राहु को खराब करता मिलेगा, क्योंकि राहु देवता लग्नेश शुक्राचार्य का चेला है और चंद्रमा देवता देवताओं में आता है और ये शुक्राचार्य दानव गुरु की कुंडली। प्रिय दर्शकों, राहु चंद्रमा दशम भाव में पड़े तब भी राहु अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा और चंद्रमा अपनी दशा अंतरदशा में सदैव नेगेटिव रिजल्ट देता मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा देवता मारक ग्रह है इस लगन कुंडली में और राहु को खराब कर रहा है उसके साथ बैठ करके।
और आपको दान पुण्य पाठ पूजन व्रत आरती सिमरन चंद्रमा देवता का करना होगा, ताकि वो अपने अशुभ प्रभाव छोड़ दे और राहु अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे प्रभाव देने में सक्षम हो जाए। तो ये बात थोड़ी सी अजीब आपको ज़रूर लगेगी, लेकिन आप 10 मिनट इसको बैठ करके सोचेंगे तो बात विस्तृत रूप से आपकी समझ में आएगी कि अगर ग्रहण योग है तो कृपया राहु को बदनाम न करें। राहु की शांति करके सामने वाले जातक को, जो विश्वास रख के आपके पास आया है, उसे उल्लू न बनाएं। ये राहु की शांति हर जगह संभव नहीं होती, हर जगह उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। बहुत सारी जगह उसके साथ बैठा जो ग्रह होता है, जो राहु के अच्छे फल देने में उसे कमजोर करता है, उसकी शांति करवा के राहु से अच्छे फल लिए जा सकते हैं। अगर प्रिय दर्शकों राहु चंद्रमा पंचम भाव में पड़े हों, नवम भाव में पड़े हों, तो भी यहां राहु अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छे फल देगा, क्योंकि वो अपने मित्र के घर में बैठा है। पंचम भाव में बैठा हुआ भी वो बुध के घर में बैठा है, और अगर बुध कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हो गया तो राहु की दशा अंतरदशा आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। राहु चंद्रमा नवम भाव में बैठे हों शनिदेव की साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में, तो यहां भी आपको सदैव चंद्रमा देवता की शांति करवानी होगी। चंद्रमा देवता की शांति करके आप राहु से अच्छे रिजल्ट लेने में राहु को बाध्य कर सकते हैं। तो ये बात अब आपका ज्ञान का चक्षु जब खुलता है तो समझ में आती है कि खराब कौन सा ग्रह किसे कर रहा है। राहु की चंद्रमा के साथ युति होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राहु की शांति के नाम पर पैसे मांगे जाएं। सिर्फ और सिर्फ राहु की शांति करना भी इस विद्या के नियम में नहीं आता। दूसरा ग्रह भी उसे खराब कर सकता है, उसकी शांति करवा करके राहु से भी अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए राहु चंद्रमा सप्तम भाव में पड़े हों, राहु चंद्रमा सप्तम भाव में पड़े हों तो ये ग्रहण योग तो अवश्य लगेगा, नाम इसे ग्रहण योग का ही दिया जाएगा। लेकिन दोनों ही ग्रह यहां नीच के हो जाया करते हैं और आपको दोनों ही ग्रहों की शांति करवानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि ग्रहण योग लगा है जी, मैं तो सिर्फ एक राहु की शांति करवा रहा हूं, चंद्रमा की शांति को क्या जरूरत है करवाने की। नहीं प्रिय दर्शकों, अगर सप्तम भाव में पड़े होंगे तो दोनों ही ग्रहों की शांति करवा करके ही आप अपना मन स्टेबल कर सकते हैं। छोटे भाई बहन से आपका लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है। आप जितनी मेहनत करें उसका सही दिशा में रिजल्ट देने में चंद्रमा की शांति आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो सकती है। तो प्रिय दर्शकों, बात समझने की है, ये बात समझने की है कि लगन कुंडली वही है, योग वही है, युति वही है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट से हम ये निर्णय करेंगे कि अब दोनों में से किसी को शांत करना है या दोनों में से एक को शांत करना है या दोनों ही ग्रहों को शांत करना पड़ेगा। अगर लगन में पड़े हुए तो सिर्फ चंद्रमा को शांत करेंगे तो राहु अपने उच्च के पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा। अगर नवम भाव में, दशम भाव में पड़े हुए या पंचम भाव में पड़े हुए तो हमें चंद्रमा को शांत करके राहु से पॉजिटिव रिजल्ट लेने होंगे। अगर सप्तम भाव में दोनों ग्रह नीच के पड़े हुए तो दोनों ग्रहों की शांति आपको अति आवश्यक होगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट देते मिलेंगे। सप्तम भाव में पड़े हुए दोनों नीचे ग्रह दाम्पत्य सुख में कलह क्लेश मचवा देंगे, दाम्पत्य सुख के साथ साथ पार्टनरशिप में कलह क्लेश मचवा देंगे। राहु चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपके डेली वेजेस को बंद करके, आपकी डेली इनकम को बंद करके आपका जीवन कष्टों से भर देगी। तो यहां दोनों की ही शांति होगी। यहां पूर्ण रूप से ग्रहण योग माना जाएगा और इस भाव के पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को मिलेंगे। तो ये निर्णय करना आपके लिए अति आवश्यक है प्रिय दर्शकों कि ग्रह किसकी शांति करवानी है और कौन सा दूसरा ग्रह उसकी शांति करवाने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा।
एक हवा बना दिया है कि राहु तो जी किसी के साथ टच कर जाए, राहु किसी पे दृष्टि डाल दे, वो मलिन हो जाता है, वो दूषित हो जाता है। अरे राहु ही करोड़पति बनाने में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। आप किसी भी करोड़ अरबपति की कुंडली उठा के देख लीजिएगा, राहु का उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा मेजर रोल होगा। लेकिन ये बात हम समझना ज़रूरी नहीं समझते, तभी इस विद्या के पढ़ने में और समझने में हम लोग गलतियां करते हैं। राहु अपने मित्र के घर में बैठा हो और मित्र कहीं अच्छी जगह बैठा हो तो राहु सदैव पॉजिटिव फल देता है। चंद्रमा उसे खराब कर सकता है क्योंकि चंद्रमा के पास डिपार्टमेंट गड़बड़ है। चंद्रमा राहु को कभी अच्छा फल नहीं देने देगा और आपको सदैव चंद्रमा की शांति करनी होगी ताकि मेहनत में कमी आए, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा ना हो, फजूल की यात्राएं ना हो। जो मेहनत जातक कर रहा है उसका कम से कम सही रिजल्ट मिलने का रास्ता मिले आपको। राहु को अनायास बदनाम नहीं करना चाहिए। राहु कर्म नियंत्रक ग्रह नहीं है, कर्म नियंत्रक ग्रह हमारे शनिदेव हैं। उसके आगे कारक काल क्रिएटर के साथ जोड़ा जाता है बृहस्पति देव को, जो हर चीज की परमिशन देते हैं। क्योंकि राहु देवता शनिदेव की परछाई है, इसलिए शनिदेव ग्रह जो कर्म नियंत्रक ग्रह है वो माना जाता है। शनिदेव हमारे सृष्टि के न्यायाधीश हैं। आपको अपने जीवन यापन में जो भी अच्छा बुरा, नेक नीति, जो भी ईमानदारी, जो भी पैसा, जो भी लक्ष्मी, जितनी भी प्राप्तियां होती हैं वो सब शनिदेव के न्याय चक्र में आती हैं कि आपने पिछले कितने जन्मों से अच्छा या कितने जन्मों का बुरा लेखा जोखा है, उसके बैलेंस शीट के निर्धारण पर ही आपको जीवन यापन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और हर चीज़ की प्राप्ति होती है, अगर शनिदेव उसको परमिशन में लाएं तो इसलिए शनिदेव हमारे जज भी माने जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि देना उन्होंने है सब कुछ। शनिदेव काल क्रिएटर, काल मतलब समय, क्रिएटर मतलब समय को चलाने वाले, समय को चलाने वाले ग्रह शनिदेव माने जाते हैं। इसलिए राहु चंद्रमा की युति को भी अनायास हर जगह बदनाम करना, ये प्रॉपर विद्या के सही नियमों में नहीं आता। इस बात की अगर आपने विस्तृत जानकारी ले ली, इस बात की आपको सही दिशा में समझ आ गई, तो इस विद्या का बहुत बड़ा स्तंभ आपने समझ लिया, बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया, बहुत बड़ा नियम आप कैलकुलेट करते वक्त ये याद रख के समझ जाएंगे तो कुंडली की सटीक विवेचना आप स्वयं कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस श्रृंखला में ये बात समझ लीजिए कि चंद्रमा और राहु देवता का ग्रहण योग अवश्य होता है, लेकिन उसमें शांति किस ग्रह की करानी है ये कुंडली टू कुंडली वेरी करती है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 12 लग्नों में इसकी विस्तृत जानकारी आपको अवश्य देता चला जाऊं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। हम सब लोगों के घरों में लक्ष्मी माता का आरती पूजन होना अति अनिवार्य है। बहुत से घरों में होता भी है रेगुलरली, लेकिन अब मैं बहुत से घरों में अगर देखूं गौर से या उन लोगों से पूछूं तो उनके वहाँ लक्ष्मी माता का जो स्वरूप होता है वो खड़ी होती है, उनकी मूर्ति या उनको कमलदेव पर खड़ा विराजमान देख करके वो स्वरूप उनका लगाया जाता है। तो अपने घर में जब भी लक्ष्मी माता का कोई स्वरूप लगाएं तो सदैव कमल पर बैठा हुआ स्वरूप लगाएं, ताकि लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी रूप से आएँ और विराजमान रहें। खड़े होने से लक्ष्मी माता की मूर्ति आपकी घर की बरकत को नेगेटिव लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो लक्ष्मी माता का जो भी स्वरूप हो, कमल के ऊपर अगर बैठा होगा तो घर की बरकत में सदैव वृद्धि करता मिलेगा, उसकी पाठ पूजन सदैव आपको लाभान्वित करेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।